Hello students, welcome back to the channel. So our today's topic is counter current mechanism. So to start with, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं. Counter means opposite and current means flow. So we are going to study mechanism जो कैसे flow कर रहा है in opposite direction. So हमको पता है कि we are mammals and mammals release concentrated urine. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वी रिलीज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. ओके, सो वी एज अ मैमल्स हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिलीज करते हैं एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया बिकॉज वी आर यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो अब आगे क्या है, हमें पता है कि हम कॉन्सेंट्रेटेड जो यूरिन है वो कैसे रिलीज करते हैं, क्योंकि हमारी जो वाटर है वो ज्यादातर क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है इन दी नेफ्रॉन्स, है ना. सो जो ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है ये कहाँ पे बनता है. सो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कहाँ पे बनता है, इन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा. सो ये दोनों ही हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि लूप ऑफ हेनले क्या है, वासा रेक्टा क्या है. सो जो लूप ऑफ हेनले हमने डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप पढ़ा था उसी को क्या सराउंड करती है, हमारी वासा रेक्टा. ओके, सो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा एक दूसरे को सराउंड करते हैं, एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पे बनता है, जिसकी वजह से वाटर की ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और यूरिन कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड. सो इसी पूरे टॉपिक को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब कैसे होता है. ओके, बिकॉज द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन two limbs of Henle's loop is in opposite direction. So इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, काउंटर करंट. एंड सेम हैपेंस इन वासा रेक्टा ऑल्सो. वासा रेक्टा की भी हम पढ़ेंगे कि दो लिम्स होती हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग वन. सो उसमें भी क्या होता है कि एक ग्रेडियंट बनता है ड्यू टू वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारा जो यूरिन है वो कैसे बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड बनता है. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज the important point is for concentration gradient दो इंपॉर्टेंट चीजें जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो कौन सी हैं, NaCl एंड यूरिया. ओके, सो यूरिया तो हम रिलीज भी कर देते हैं, इन यूरिन वी रिलीज यूरिया. ओके, सो NaCl और जो यूरिया है इन दोनों की क्या होती है, इन दोनों की वजह से ही क्या बनता है, वहां पे एक ग्रेडियंट बन पाता है. और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि द यूरिन वी रिलीज इज 4 times as concentrated than initial filtrate. पीसीटी में जो भी फिल्ट्रेट आया था हमारा, जितना भी फिल्ट्रेट बना था हमारे पीसीटी में वो इनिशियल फिल्ट्रेट था, और पूरे नेफ्रॉन से ये प्रोसेस होता होता जब ये फाइनल यूरिन बनता है आफ्टर इट्स रिलीज फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, वो कितना होता है, वो 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है. ओके, सो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम. और इसको समझने के लिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इसकी बेसिक चीजें. सो एज यू ऑल नो, ये ऊपर वाला पार्ट हमने पढ़ा था कि जो पीसीटी वाला पार्ट है, डीसीटी वाला पार्ट है, ये सारा कहाँ पे आता है, कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में आता है किडनी के. और जो लूप ऑफ हेनले है, वासा रेक्टा है, प्लस ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये सारी कहाँ पे जाती हैं, ये मेड्यूला में जाती हैं. ठीक है, बिकॉज आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये जो लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा एंड कलेक्टिंग डक्ट है, ये इनर मेड्यूला तक पहुंच पा रही हैं, मतलब बिल्कुल किडनी के अंदर तक. इट मीन्स ये कौन सी वाली नेफ्रॉन्स हैं, दीज आर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स.
क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कौन से थे, वो वाले थे जो बिल्कुल ही मेड्यूलर रीजन तक पहुंच पाते हैं किडनी के। ओके, सो आई होप ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट चीज, यहाँ पे कुछ ऑस्मोलैरिटी लिखी हुई है 300, 600, 900 एंड 1200। अभी ऑस्मोलैरिटी को समझने के लिए आपको लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था यूरिन फॉर्मेशन, वो आपको उसका बेसिक आना चाहिए, क्योंकि जिसको यूरिन फॉर्मेशन आता होगा उसके लिए करंट काउंटर करंट मैकेनिज्म इज वेरी इजी। सो यूरिन फॉर्मेशन की आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। वो ये थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं लूप ऑफ हेनले बनाऊं, ये है हमारा डिसेंडिंग एंड दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे आपको जो दो चीजें याद रखनी है वो ये थी कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। यहाँ से सारा वाटर क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में। ओके, और जो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज नॉट परमिएबल टू वाटर, इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl। तो यहाँ से किसकी रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी, NaCl की। अब जिसको ये वाला पॉइंट क्लियर है उसके लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म इज वेरी इजी। ओके, सो दोबारा देखो आप, descending loop is permeable to water and ascending loop is permeable to NaCl, and this is we are talking about loop of Henle। ये याद रखना, ये loop of Henle की बात कर रहे हैं। ठीक है, now coming to the diagram। हाँ जी, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे डायग्राम में, तो आप सिर्फ इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को सिर्फ आपको लूप ऑफ हेनले को देखना है और बाकी इस वाली डायग्राम को, इस डायग्राम को भी नहीं देखना, वासा रेक्टा को आपको नहीं देखना है। ओके, अभी आप सिर्फ लूप ऑफ हेनले को देखो। तो जो हमारी लूप ऑफ हेनले है, दिस इज डिसेंडिंग पोर्शन, दिस इज असेंडिंग पोर्शन। अब मैंने ऊपर आपको बताया कि डिसेंडिंग पोर्शन इज परमिएबल टू वाटर। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि डिसेंडिंग लूप में वाटर क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वाटर इस डिसेंडिंग लूप से बाहर जा रहा है ना। और असेंडिंग लूप में आप देख पा रहे होगे कि क्या हो रहा है, NaCl। यहाँ पे देखो, वाटर कहीं पे भी बाहर नहीं जा रहा असेंडिंग लूप में, क्योंकि इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर, दिस इज परमिएबल टू NaCl ओनली। सो आप देखो कितना सारा NaCl है जो कि इस लूप से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है इस इंटरस्टिशियम में। दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम में जा रहा है। तो क्या ये आपको वाटर और NaCl का रीअब्सॉर्प्शन समझ में आ गया। अब अगर हम वासा रेक्टा की बात करें, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले को सराउंड करता है या इसके पैरेलल होता है ना। बट यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म में वासा रेक्टा को इसके पैरेलली ना बना के इसको बाहर से अलग से दिखा रखा है। ठीक है, होता इसके पैरेलल ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने इसको अलग से ड्रॉ कर रखा है। और आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एरोस का ध्यान देना है। जो लूप ऑफ हेनले है, सबसे पहले डिसेंडिंग पोर्शन है, फिर असेंडिंग पोर्शन है। लेकिन अगर आप वासा रेक्टा के एरोस ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको पहले डिसेंडिंग दिखाई दे रहा है और इस डायरेक्शन में असेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर होगी कि लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग किसके ऊपर आएगा, वासा रेक्टा के असेंडिंग के, और लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग किसके ऊपर आएगा, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग के। सो यहाँ से हमें चीज क्या एक पता चल रही है, ऑपोजिट। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट। जब भी कोई दो चीजें ऑपोजिटली प्रेजेंट होती हैं, तभी वहां पे क्या डेवलप होता है, एक ग्रेडियंट डेवलप होता है, ग्रेडियंट बनता है। और यहाँ पे हम किसका ग्रेडियंट बनाएंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगे। ओके, सो अभी आपको अगर ये चीज क्लियर हो यूरिन फॉर्मेशन में कि यहाँ से वाटर निकला था, ठीक है, तो अभी नेफ्रॉन का, इसका लूप ऑफ हेनले का जो डाउनवर्ड्स पोर्शन है, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब है, ये इक्वल होगा, मतलब इसमें ये सारी चीजें बिल्कुल सेम होंगी वासा रेक्टा के किसके, डिसेंडिंग के। ओके, आपको एरोस जो है ये बेटा याद करने की ट्रिक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि डिसेंडिंग वाला डिसेंडिंग के, जो जो चीज डिसेंडिंग में हो रही होगी वो सेम हो रही होगी, चाहे वो लूप ऑफ हेनले हो चाहे वो वासा रेक्टा है। अगर इसके डिसेंडिंग में से वाटर बाहर निकल रहा है तो यहाँ से भी वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और नेफ्रॉन में भी सेम होगा, नेफ्रॉन के अगर असेंडिंग में से NaCl बाहर निकल रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है,
तो वासा रेक्टा के असेंडिंग में भी क्या होगा, NaCl बाहर जाएगा। ओके, सो अभी आपको जो दो चीजें अगर आपने याद कर ली कि डिसेंडिंग में से वाटर निकल रहा है और असेंडिंग में से NaCl निकल रहा है, तो आपको वासा रेक्टा इजीली याद हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायग्राम अगर मैं एज इट इज इसके ऊपर रख दूं, ये वाला वासा रेक्टा एज इट इज अगर मैं इस नेफ्रॉन के ऊपर ड्रॉ कर दूं, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। दिस इज वासा रेक्टा। ओके, लेकिन ये वाला कौन सा होगा, डिसेंडिंग पोर्शन, एंड दिस इज असेंडिंग पोर्शन। कुछ इस तरह से दिखाई देगा, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है। क्या डेवलप होगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये वाला डिसेंडिंग है और वासा रेक्टा क्या है, असेंडिंग है। तो क्या डेवलप होगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, अभी हम इसको आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अगर हम वाटर की बात करें यहाँ पे, तो जो वाटर है, हमें देखना है कि अगर वाटर यहाँ से बाहर निकला है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई है, अगर डिसेंडिंग से है, तो यहाँ के डिसेंडिंग से भी वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा, राइट। और अगर असेंडिंग की बात करें, यहाँ से अगर NaCl की रीअब्जॉर्प्शन हुई है, तो इसका जो असेंडिंग होगा, इससे भी NaCl की क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और NaCl अगर आप चाहते हो कि वापस से इसमें चला जाए, इस वाले में असेंडिंग लूप में चला जाए, तो वो कैसे जाएगा, अगर इस वासा रेक्टा का असेंडिंग NaCl को बाहर निकालेगा, ये इंटरस्टिशियम में इकट्ठा हो जाएगा, फिर से इसमें एंटर हो जाएगा और NaCl असेंडिंग वाला फिर क्या कर देगा, इसको बाहर रीअब्जॉर्प्शन करा देगा। सो इज इट क्लियर। यहाँ से क्या हो रहा था, वाटर आउट हो रहा था, तो इसके डिसेंडिंग में से भी क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा। अगर इसके असेंडिंग में से NaCl बाहर था, तो इसके असेंडिंग में से भी NaCl क्या होगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। सो इसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन है वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता रहता है। अब ये तो हमने बात की NaCl की। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मिली ऑस्मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, एम की है मिली, देन ऑस्मोल पर लीटर। बेटा ये डिनोट करती है ऑस्मोलैरिटी को, कि इस जो ये जो डक्ट है हमारी बनी हुई, ओके, ये जो नेफ्रॉन बना है या फिर ये जो वासा रेक्टा है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, क्या ये ज्यादा हाइपरटोनिक है या फिर ज्यादा हाइपोटोनिक है। तो ये समझने के लिए आपको फिर से वही पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि इसमें वाटर की क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन। दैट इज इसमें से क्या होगा, वाटर बाहर जाएगा। तो जब वाटर बाहर जाएगा, तो यहाँ पे किस तरह का, यहाँ की ऑस्मोलैरिटी किस तरह की हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगा। सो अगर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ 300 से बढ़ता हुआ ऑस्मोलैरिटी कैसी हो जाएगी, यहाँ से ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी 300, 400, 600, 800 एंड लास्ट इज 1200। लेकिन मैंने बताया था कि असेंडिंग लूप में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाएंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाएंगे तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा, ये डाइल्यूट बन जाएगा, दैट इज ऑस्मोलैरिटी कम होगी। सो 1200 से जाते हुए ऑस्मोलैरिटी कम होगी 900, 600, 400 एंड 300। तो जो चीज यहाँ पे हो रही थी उसी का सेम चीज क्या होगी, यहाँ पे हमें वासा रेक्टा में देखने को मिलेगी। तो हमें पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसके असेंडिंग के ऊपर इसका डिसेंडिंग आएगा और लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग के ऊपर वासा रेक्टा का असेंडिंग आएगा। सो यहाँ पे भी सेम हमें देखने को मिलेगा, सिर्फ एरोस का फर्क है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वाटर बाहर जा रहा है, तो वाटर की अगर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर जो है वो इंटरस्टिशियम में जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अगर वाटर बाहर है तो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, दैट इज ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। सो बढ़ भी रही है 300, 400, 600, 1000, 1200। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो इस लिम्ब में NaCl बाहर जा रहा है, वाटर हमें कहीं बाहर नहीं जाता दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट है, वाटर ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर वाटर ज्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, कम होगी, 1200, 800, 600, 400। इज इट क्लियर। तो ये थे बेटा मिली ऑस्मोल पर लीटर, यहाँ की इसकी ऑस्मोलैरिटी दिखाई हुई है। ये तो हमने बात की NaCl की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट यूरिया,
क्योंकि NaCl एंड यूरिया ही है जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं यूरिन का। सो अगर हम यूरिया की बात करें तो इस पूरी डायग्राम में आपको यूरिया सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो जो यूरिया है वो ये क्या है, व्हाट इज दिस पोर्शन, दिस पोर्शन इज कलेक्टिंग डक्ट, है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो इस पोर्शन में आप देखोगे कि यूरिया यहाँ से क्या है, बाहर निकल रहा है। यूरिया जब यहाँ से बाहर निकलता है तो कहाँ पे एंटर करता है, ये एंटर करता है यहाँ पे। ओके, जो ये थिन वाली है, थिन असेंडिंग लूप में ये यूरिया एंटर कर जाता है, ये दिस वन। ओके, सो यूरिया यहाँ से एंटर करता है और वापस से ये कहाँ पे चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। कलेक्टिंग डक्ट अकॉर्डिंग टू बॉडीज नीड, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि ये यूरिया जो है फिर से रिलीज हो जाता है और फिर से एंटर कर जाता है कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब में। सो अगर आपको क्वेश्चन आए कि असेंडिंग लिम्ब में यूरिया कहाँ से आया या इस जगह में यूरिया कहाँ से आया, तो आप क्या कहोगे? सो आर आंसर विल बी, यूरिया कहाँ से आया, आर आंसर विल बी कि कलेक्टिंग डक्ट से रिलीज हुआ या रीअब्सॉर्ब हुआ यूरिया। ओके, सो NaCl एंड यूरिया आर द टू थिंग्स जो मेंटेन कर रही है हमारी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को। और आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ से जो फाइनली यूरिन निकलेगा बनके वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। एंड हाउ मेनी टाइम्स, 4 times. So this was all about counter current mechanism. I hope it is clear. So our next topic is regulation of kidney functions. So to start with this topic, हम एक चीज पढ़ते हैं। अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद हो तो हमने एफरेंट आर्टरियोल की बात की थी। लेट अस सपोज ये कुछ एफरेंट आर्टरियोल है, दिस वन, और ये उसके कुछ सेल्स हैं ये वाले। ओके, इसके पास डीसीटी है, बिकॉज एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी ये दोनों बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही पास पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये कुछ डीसीटी के सेल्स हैं। ओके, सो दिस इज afferent arteriole and this is DCT. ओके, सो ये मैंने जो बनाए हैं ये कुछ सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम है, these are JG cells और juxta glomerular cells। ओके, और DCT में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे एफरेंट आर्टरियोल की, इन सेल्स को बोला जाता है मैक्यूला डेंसा। These are मैक्यूला डेंसा cells। अब इनको यहाँ पे हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा जो किडनी रेगुलेशन का जो ये टॉपिक है, ये पूरा का पूरा इसी पे बेस है। क्योंकि किडनी हमारे फंक्शंस को तभी रेगुलेट कर पाएगी जब डीसीटी से कुछ कुछ क्या जाएंगे, सिग्नल्स जाएंगे जेजी सेल्स को। ओके, सो बेटा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, दैट आर ब्लड प्रेशर्स। ओके, ब्लड प्रेशर। सो हमें पता है कि दो कंडीशंस हैं, या तो ब्लड प्रेशर क्या होगा हमारी बॉडी का, इंक्रीज हो जाए, या फिर ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी का डिक्रीज हो जाए। तो उसमें किडनी जो है वो कैसे रोल प्ले करेगी इसको सही करने में। ओके, सो क्या होता है बेटा, अगर हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम है, अगर हमारी बॉडी का जो प्रेशर है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है, अगर वो कम या ज्यादा है तो उनके सिग्नल्स हमेशा किसके पास होते हैं, डीसीटी के मैक्यूला डेंसा सेल्स के पास। क्योंकि मैक्यूला डेंसा जेजी सेल्स के बहुत ही करीब प्रेजेंट होते हैं, तो ये मैक्यूला डेंसा किसको सिग्नल पहुंचाते हैं, जेजी सेल्स को। कोई भी कंडीशन हो, मैक्यूला डेंसा जेजी सेल्स को सिग्नल्स पहुंचाएंगे जेजी सेल्स के पास। आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो एक्ट करते हैं और हमारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, वही हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो बेटा हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस आती हैं। सो फर्स्ट वन इज इफ ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इज लो। अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है या फिर जो ब्लड वॉल्यूम है वो लो है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, यहाँ पे जो मैंने आपको मैक्यूला डेंसा सेल्स दिखाए हैं,
मैक्यूला डेंसा सेल्स डीसीटी के ये सेंस कर लेंगे कि भाई जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बहुत कम है, क्योंकि ये नेफ्रॉन्स में ही है ना। डीसीटी का क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट है। तो ये क्या कर लेते हैं, ये सेंस कर लेते हैं। ओके, फिल्ट्रेट ज्यादा बन गया तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ओके, सो अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, या फिर कह दो कि ब्लड प्रेशर कम है, ओके, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर बहुत लो है, तो मैक्यूलर डेंसा सेल्स कहाँ पे जाएंगे, जेजी सेल्स के पास। यही है इंपॉर्टेंट सेल्स, यहीं से क्या होगी, शुरुआत होगी पूरे रेगुलेशन की। तो जेजी सेल्स अगर पूछा जाए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एफरेंट आर्टरियोल के सेल्स हैं। सो जेजी सेल्स और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ये क्या करेंगे, सो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल, ये क्या करेंगे, एक एंजाइम रिलीज करेंगे जिसका नाम होगा रेनिन। ओके, दे विल रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन। ये रेनिन क्या करेगा बेटा, ये रेनिन का काम है कि बॉडी में जो एंजियोटेंसिनोजन है, एंजियोटेंसिनोजन कहाँ पे होता है, एंजियोटेंसिनोजन इज फाउंड इन लीवर। लीवर का जो इनएक्टिव, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लीवर का जो इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन है उसको ये कन्वर्ट कर दे, रेनिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है इसको। ओके, रेनिन इस पे एक्ट करेगा और कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजन को, किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में, और ये क्या होती है, एक्टिव फॉर्म होती है। ओके, सो रेनिन फ्रॉम juxtaglomerular cells secrete या convert एंजियोटेंसिनोजन ऑफ लीवर इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ ACE, ACE क्या है, ACE is angiotensin converting enzyme। सो ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। ओके, ACE will convert angiotensin 1 into angiotensin 2। Now this angiotensin 2 is very important, क्योंकि जहाँ पे ये हो मतलब हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस बढ़िया से रेगुलेट हो गए। ठीक है, क्योंकि एंजियोटेंसिन क्या है, इट इज अ स्टार पॉइंट कि एंजियोटेंसिन 2 इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, इट एक्ट एज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। पेपर में बहुत बारी क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टर है या डायलेटर है। सो एंजियोटेंसिन 2 इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो मीन्स वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शंस। सो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, उनका डायामीटर छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा उनका डायामीटर, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना चाहिए ना। अभी इसको देखते हैं कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कैसे एक्ट करता है। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये मेन हीरो है, ठीक है, हमारे इस टॉपिक का। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन विल फर्दर, फर्स्ट इसका काम क्या होगा कि इट विल सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन, ये स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरॉन को। वी नो एल्डोस्टेरॉन क्या है, हार्मोन है। कौन रिलीज करता है इसको, एडर्नल कॉर्टेक्स। किडनी में, किडनी का जो एडर्नल ग्लैंड है, ओके, किडनी जो है इसके ऊपर एडर्नल ग्लैंड है। तो एडर्नल ग्लैंड के भी दो पोर्शन होते हैं, ये जो बाहर वाला है कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। सो ये जो बाहर वाला पोर्शन है एडर्नल कॉर्टेक्स, ये क्या रिलीज करेगा, हार्मोन एल्डोस्टेरॉन। और इसको कौन रिलीज करवाएगा, दिस एंजियोटेंसिन 2। सो एंजियोटेंसिन 2 एडर्नल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाएगा, एंड दिस एल्डोस्टेरॉन आगे फर्दर क्या करवाएगा, ये डीसीटी से सॉल्ट एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा, सॉल्ट एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, दैट इज कि क्या रीअब्जॉर्प्शन मैंने बताया था कि ब्लड में वापस पहुंचा देना। सो एल्डोस्टेरॉन सॉल्ट को और वाटर को वापस से कहाँ पहुंचा देगा, ब्लड में रीअब्जॉर्ब करवा देगा। अब ब्लड में क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया है ना, वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ गया, कोई चीज ब्लड में एंटर की है
तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज, इसके इसका सिर्फ यही काम नहीं है, इसके भी और भी काम है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो एंजियोटेंसिन 2, इसका दूसरा मेन फंक्शन क्या है कि इट विल स्टिमुलेट एडीएच। अब एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये कौन रिलीज करता है? ADH is released by posterior pituitary and it is also known as vasopressin. So जो ADH है, ADH तो वैसे ही फेमस है ना, किस चीज के लिए? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। सो ADH कहाँ जाएगा? ADH जाएगा DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट के पास या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास। उनको कहेगा कि क्या करवा दो? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा दो। जहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की बात आती है, वहां पे तो हम वैसे ही पढ़ते हैं कि ADH जो है वो काम आता है ना। एडीएच वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन मतलब वाटर क्या करवा देगा? वापस से ब्लड में। अब जब वाटर वापस से ब्लड में चला जाएगा तो क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, GFR इंक्रीज हो जाएगा। GFR मीन्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ओके, ये इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारी जो बॉडी का फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा? रेगुलेट हो जाएगा। एक और फंक्शन यहाँ पे ऐड कर लो। थर्ड फंक्शन इज, एंजियोटेंसिन 2 का थर्ड फंक्शन है, इट विल एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस। और ये क्या इंक्रीज करवाएगा? थर्स्ट को, ठीक है, प्यास को, ठीक है, थर्स्ट को इंक्रीज करवा देगा। थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? पानी पिएंगे। पानी पीने से क्या होगा? अगर हम पानी पिएंगे तो क्या होगा? जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पानी पिएंगे तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी बॉडी में, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और यही तो हमें करवाना था, ब्लड प्रेशर ही तो बढ़वाना था, क्योंकि हमारे को दिक्कत क्या थी कि ब्लड प्रेशर क्या है बॉडी में? लो है। तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से कि हमने तीनों स्टेप्स में क्या देखा, ठीक है, चाहे वो एल्डोस्टेरोन का हो, चाहे वो एडीएच का हो, चाहे वो हाइपोथैलेमस का हो, तो तीनों स्टेप्स में क्या हो रहा है? हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ओके, इस पूरे मैकेनिज्म को बोला जाता है रास मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, इसमें कौन इन्वॉल्व है? रेनिन के बारे में भी हमने पढ़ा है, एंजियोटेंसिन के बारे में भी, और एल्डोस्टेरोन के बारे में भी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रास मैकेनिज्म। बॉडी का जो रास मैकेनिज्म है वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। ओके, सो ये था हमारा केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 इज इफ बॉडीज ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर इज हाई। अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है तो क्या होगा? अभी हम इसको लो करना है, अभी हमें बिल्कुल इसके क्या करना है? ऑपोजिट जाना है। तो अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है तो अब कौन सा फैक्टर यहाँ पे काम करेगा? किडनी उसको कैसे रेगुलेट करेगी? तो यहाँ पे बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन कॉल्ड ANF, दैट इज एट्रियल natriuretic factor. Okay, AANF is a hormone released by heart. Okay, या कह दो एट्रिया ऑफ हार्ट। हार्ट के जो एट्रिया है वो रिलीज करेंगे ANF हार्मोन। ओके, सो ये बहुत ही मतलब छोटा सा एक प्रोसेस है, ठीक है, बहुत स्मॉल स्टेप ये एक प्रोसेस है ब्लड प्रेशर को लो करने का। ओके, सो इसमें क्या होगा बेटा? ANF is called ANF is called vasodilator. Vaso means vessels, dilator means dilation, dilation means wide कर देना किसी चीज को, vessels को wide कर देना। अब जब vessels का diameter बढ़ जाएगा
तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा ना। हमारा ब्लड प्रेशर कैसा था, हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, हमने वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज कर दिया, डायलेट कर दिया। तो जब किसी कोई अगर वेसल इतनी थी, अब हमने उसको इतना कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जब क्या बढ़ जाएगा, ये वाइड हो जाएंगे, डायमीटर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर इससे लो हो जाएगा। सो अब बेटा होगा क्या इसमें कि व्हेन ब्लड प्रेशर इज हाई, तो क्या रिलीज होगा, हार्ट से क्या रिलीज होगा, ANF रिलीज होगा। ओके, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या होगा, ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। किसको रोक देगा, जो ऊपर हमने पढ़ा रास मैकेनिज्म, तो ये रास मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। अब जब रास मैकेनिज्म ही नहीं चला, है ना, जब रास मैकेनिज्म ही चल नहीं रहा, हमारा रुक गया है रास मैकेनिज्म, ये वाला, ये ऊपर वाला सारा मैकेनिज्म जब रुक गया है, ठीक है, ये सारा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो जब रास मैकेनिज्म रुक जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इन दिस वे जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर से, बिकॉज it act as vasodilator, it is released from atria of heart and ये क्या कर देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो GFR जो है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, so this was all about regulation of kidney functions. I hope you liked the lecture, so thank you.